So hello everyone, welcome to Vani Education Services. I am educator रश्मि शर्मा. जैसे कि हमने इंग्लिश की एक सीरीज शुरू की है कल हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो ईडियम्स हैं 25 ईडियम्स उनको डिस्कस किया था, जो कि हमारे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम ईदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट और सेंट्रल एग्जाम एसएससी, एफकेट, सीडीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट है. आज का जो हमारा सेकेंड लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन अ एरर डिटेक्शन क्वेश्चन. जो आज के हमारे एरर के क्वेश्चन है बेसिकली ये बैंकिंग एसएससी एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं. इन रूल्स इनके ही जरिए बेसिकली सेंटेंसेस के जरिए हम रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. जैसे हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, many a doubt on history were cleared in the remedial class, thus providing the maximum utility of such initiative. जैसे हमारे पास ये एक सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. किसी एक पार्ट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल एरर गिवन है. अब यहाँ पे कौन सा रूल बेसिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर हमारा कोई भी जो सेंटेंस है वो मैनी अ स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट होता है. इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विद अ स्ट्रक्चर मैनी ए, तो इसके बाद हम हमेशा वर्ब कौन सी यूज करते हैं, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब. मैनी अ इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या है, या तो हम इस स्ट्रक्चर के साथ इज यूज करेंगे या फिर वॉज या फिर हम यूज कर सकते हैं हैज. बेसिकली ये 3 हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब. अगर सेंटेंस के अंदर इज आना चाहिए तो वहां पे गिवन क्या होगा, आर. आर को हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे. वॉज की जगह पे क्या गिवन होगा, वर, इसको ओमिट करेंगे. और हैज की जगह पे क्या गिवन होगा, हैव, इसको हम क्या करेंगे, ओमिट. मैनी ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. अब जो हमारा क्वेश्चन है, मैनी अ डाउट ऑन द हिस्ट्री वर्ब. अब देखो स्ट्रक्चर हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, मैनी अ के साथ. यहाँ पे हम वर्ब के जगह पे क्या यूज करेंगे, देयर शुड बी अ वॉज, क्योंकि वॉज क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब. कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर बी. ये है आपका फर्स्ट रूल. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, that is question number 2. Second question है, I don't want you to give that number to anyone unless it's not an emergency, you understand. अब जो ये हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली कंजंक्शन का क्वेश्चन है. ये कौन से टॉपिक के अंदर से है, कंजंक्शन. जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर अनलेस, अनटिल और सो दैट, अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर अनलेस, अनटिल और सो दैट ये स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो इसके बाद कभी भी हम नोट का जो यूज है वो नहीं करेंगे. इसका रीजन क्या है कि जो अनलेस है, अनटिल है, सो दैट है, ये अपने आप में ही कौन से वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है. दैट इज वाई इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नोट. जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंजंक्शन गिवन है, अनलेस. अनलेस के बाद क्या नहीं आना चाहिए, नोट नहीं आना चाहिए. सिंपल क्या आएगा, अनलेस इट्स इमरजेंसी. कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर सी. ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. अनलेस, अनटिल, सो दैट इज अ नेगेटिव वर्ड, सो इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नोट. दिस इज अ रूल नंबर 2. Moving to another question, the another one is, more levels of protection are necessary when children is involved in clinical trials. देखो जो किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे पास अगर वर्ब होती है, कोई भी वर्ब है, ये वर्ब बेसिकली किसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है. अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि इज, वॉज और हैज. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, सच एज आर, वर या फिर हैव.
इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे। सो चिल्ड्रन बेसिकली हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब भी कौन से यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। सो इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, देयर शुड बी अ आर। सो कौन से पार्ट के अंदर है, दैट इज पार्ट नंबर सी। सो पार्ट नंबर सी के अंदर क्या है, एरर। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे लिखा होता चाइल्ड, चाइल्ड हमारा कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर। और चिल्ड्रन हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल वन। तो प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। सो द नेक्स्ट वन इज आई इंटेंड टू गो स्ट्रेट back home, but I sort of wandered inside a bookstore. अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर बेसिकली हमारे पास इन्फिनेटिव गिवन है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि टू के बाद हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, देयर शुड बी अ फर्स्ट फॉर्म। तो उससे पहले अगर सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब गिवन है वो कौन सी फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंड, इंटेंड के बाद टू गिवन है और गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सो ये तो फिक्स है कि टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इन्फिनेटिव। और उसके पहले हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। सो इंटेंड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, दैट इज द इंटेंडर, दैट इज इंटेंडर। सो कौन से पार्ट के अंदर है, कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर ए। सो ए ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर, कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब गिवन है, जो फर्स्ट मेन वर्ब है वो हमेशा पास्ट फॉर्म के अंदर होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. So the question number 5 is, every buyer or every seller have to abide by the rules set by the company following the government guidelines. So अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, ये बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। कौन से टॉपिक में से है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एवरी बायर और एवरी सेलर। सो जो हमारा वर्ड है एवरी, एवरी वर्ड को बेसिकली हम कौन सा सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो जैसे हमने प्रीवियस रूल के अंदर पढ़ा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस केस के अंदर हम वर्ब कौन से यूज करेंगे, सिंगुलर वन। सो एवरी के बाद हम या इज यूज करेंगे, या हम वॉज यूज करेंगे, या हम यूज कर सकते हैं हैज। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव की जगह पे क्या आना चाहिए, देयर इज अ सिंगुलर वर्ब दैट इज अ हैज। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर ए। एवरी और ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, ये आपने याद रखना है। सो मूविंग टू अनदर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 है, man is entirely different than other animals in the utter helplessness of this babyhood. अब जो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिकली फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ब के साथ हम पर्टिकुलर प्रेपोजिशन ही यूज करेंगे जिसका एक अपना मीनिंग है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट, तो डिफरेंट के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स इंस्टेड ऑफ अ डिफरेंट देन। सो देन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, देयर शुड बी अ फ्रॉम। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर बी। सो पार्ट नंबर बी इज द एरर। ठीक है। सो ये हमारा राइट रूल है कि डिफरेंट के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम। और बेसिकली एग्जाम के अंदर फिक्स्ड प्रेपोजिशन के हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अबाइड के साथ हम बाय यूज करते हैं, कंक्लूड के साथ हम टू यूज करते हैं, कंसिस्ट के साथ ऑफ। सो ये क्या है, हमारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है। सो हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दैट इज अ 7th सेंटेंस,
he lacked the power of imparting, although he is a good mathematical scholar. अब जैसे सेंटेंस की जो शुरुआत है ही लैक द, यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है और सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बाद हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज अ वर्ब। अब ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, दैट शुड बी अ सिंगुलर वर्ब। तो लैक की जगह पे हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, दैट इज अ लैक्स। तो लैक्स हमारे क्या है, सिंगुलर मेन वर्ब। जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड करते हैं, एस, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। सो ही के साथ लैक नहीं आएगा, देयर शुड बी अ लैक। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर ए। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, दैट इज व्हाट डॉक्टर जोशी मेनली एम एट was to promote the self development of the young minds committed for their charge। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया कि हमारे पास जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे हमने लास्ट पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट वर्ड है तो इसके साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं, दैट इज द फ्रॉम प्रेपोजिशन। अगर किसी वर्ड के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जैसे अबाइड गिवन है, अबाइड के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज द बाय प्रेपोजिशन। तो अगर हमारे पास वर्ड गिवन है दैट इज कमिटेड, तो कमिटेड के बाद हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, देयर शुड बी अ टू, कमिटेड टू। और यहाँ पे क्या गिवन है, कमिटेड के साथ प्रेपोजिशन फॉर, जो कि हमारी ग्रामेटिकल एरर है। फोर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, दैट इज अ टू सब्स्टिट्यूट। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर डी। सो डी क्या है हमारा राइट आंसर। सो आपने ये याद रखना है, डिफरेंट फ्रॉम, अबाइड बाय, कमिटेड टू, और जो एग्जाम के अंदर मोस्ट रिपीट होते हैं दैट इज अक्विट ऑफ, अनदर वन इज convict of, and the next one is absolve from। सो ये बेसिकली हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन है जो कि एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। सो द मूविंग टू अनदर वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, द सीनरीज वॉज सो ब्यूटिफुल दैट जॉन वॉज मेस्मराइज्ड एंड कैप्टिवेटेड बाय ऑल दैट ही सो। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में से है, दैट इज अ टॉपिक नाउन। सो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर नाउन है जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड है सीनरी, तो सीनरी का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, वर्ड हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज अ सीनरी। अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, सो फर्नीचर हमेशा क्या है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे गिवन होता फर्नीचर, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और कौन से एग्जाम के अंदर जो रिपीट होते हैं, हेयर, अगर हेयर की जगह पे हेयर्स लिखा होता वो भी क्या है, रॉन्ग है। एंड द नेक्स्ट वन इज लगेज। सो लगेज क्या है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसको हम क्या नहीं बना सकते, दैट इज अ लगेजेस। उसके बाद है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वर्ड बेसिकली क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अगर हम किसी नाउन को काउंट नहीं कर सकते तो उसका हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। सो इंफॉर्मेशन की जगह पे अगर बाई चांस इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग वन। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर हमें कौन सा नाउन गिवन है, सीनरीज, तो सीनरीज की जगह पे सिंपल कौन सा नाउन आएगा, दैट इज अ सीनरी। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर ए। ठीक है जी, सो दिस इज अ राइट आंसर। सो मूविंग टू अनदर वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, it is important to look to the political and cultural context in which the novel was written। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारा फ्रेजल वर्ब का।
फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर वर्ब गिवन है जिसके साथ हम प्रेपोजिशन को कंबाइन करेंगे और उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अब जैसे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज की है लुक टू। लुक टू का मतलब है कि जब हम किसी चीज की होप कर रहे हैं, किसी चीज की आशा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? लुक टू। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज लुक एट। लुक एट का मतलब है जब हम किसी भी सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? दैट इज अ लुक एट। तो यहाँ पे लुक टू की जगह पे क्या आना चाहिए? लुक एट द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच द नोवेल वॉज रिटन। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज द पार्ट नंबर बी। सो जो हमारे पास ये फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है जिनसे अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप याद रख सकते हो लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है? सर्चिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? दैट इज अ लुकिंग फॉर। अनदर वन इज लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी चीज की जांच करना, दैट इज अ लुक इनटू। अगर हम अनदर की बात करें दैट इज लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जामिन करना, मतलब कि रीचेक करना। सो रीचेक को हम क्या बोलेंगे? लुक ओवर। अनदर वन इज लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं, दैट इज अ लुक अप टू। तो ये आपने 6 7 जो हमारे फ्रेजल वर्ब है लुक टू, लुक एट, लुकिंग फॉर, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक अप टू, इन सब की क्या है? डिफरेंट मीनिंग है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सो दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 क्या है? मोर देन वन पर्सन आर अ सीक्रेट अंडर कवर एजेंट। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है दैट इज अ मोर देन वन। तो अगर हमारे किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो मोर देन वन स्ट्रक्चर के साथ होती है तो उसके बाद हम वर्ब कौन से यूज करेंगे? दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। सो मोर देन वन स्ट्रक्चर इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो जैसे सेंटेंस के अंदर गिवन है मोर देन वन पर्सन आर, तो आर की जगह पे हम सिंगुलर वर्ब कौन से यूज करेंगे? दैट इज द इज। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज द पार्ट नंबर बी। ऐसे ही कुछ और हमारे पास जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे इट इज हाई टाइम, कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस इट इज हाई टाइम के साथ स्टार्ट होगा तो इस केस के अंदर हम वर्ब की हमेशा फॉर्म कौन से यूज करेंगे? दैट इज द सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इट इज हाई टाइम ही डैश स्कूल। इट इज हाई टाइम ही डैश स्कूल। सो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है दैट इज अ गो, अनदर वन इज वेंट, नेक्स्ट वन इज गोज एंड द डी ऑप्शन इज गोइंग। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर कोई भी सेंटेंस इट इज हाई टाइम स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट होगा तो वहां पे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? दैट इज द सेकेंड फॉर्म। सो यहाँ पे क्या आएगा? ही वेंट टू स्कूल। सो मोर देन वन, इट इज हाई टाइम। आपने ये जो दो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है इनको याद करना है। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? The film itself is preceded by elaborately nervy disclaimer about being just a joke. तो देखो इस ये सेंटेंस बेसिकली हमारा पैसिव का क्वेश्चन है, जैसे हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। द फिल्म itself is preceded by an elaborately ironic but nervy disclaimer about being just a joke. तो जैसे यहाँ पे हमने बीइंग स्ट्रक्चर यूज की है तो बीइंग स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करने के लिए हम कोई ना कोई प्रनाउन यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमने कौन से नाउन की बात की है? फिल्म की बात की है। सो फिल्म के लिए हम कौन सा प्रनाउन है जो यूज कर सकते हैं? दैट इज अ इट प्रनाउन। सो यहाँ पे क्या आएगा? इट अबाउट बीइंग जस्ट अ जोक। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज अ पार्ट नंबर डी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर माई सेल्फ आई होप टू अकम्प्लिश इट विदाउट मच टू पेन विद प्रेजेंट डे ड्रग डेवलपमेंट्स दिस सीम्स प्रोबेबल। अब ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा एडवर्ब का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है मच टू, बट बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, दैट इज अ टू मच। तो यहाँ पे राइट स्ट्रक्चर होनी चाहिए टू मच। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर बी। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ एडवर्ब टॉपिक। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, his account showed all money being withdrawn that was credited as his account from his friend's account in Visakhapatnam। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिकली कौन से पार्ट से है, दैट इज अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब जैसे यहाँ पे वर्ड गिवन है क्रेडिट, तो क्रेडिट के साथ हम कौन सी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज अ प्रेपोजिशन टू। सो एस की जगह पे क्या आना चाहिए, टू प्रेपोजिशन आनी चाहिए। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर सी, क्रेडिट टू। ठीक है जी। तो ये हमारा फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी जिसको हम बोल सकते हैं। So the last question of this video is question number 15. So question 15 क्या है, no sooner had the European Union conclude a long negotiated investment agreement with China late last year than criticism poured in। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कंजंक्शन का, यहाँ पे सेंटेंस की जो शुरुआत है वो कौन से स्ट्रक्चर के साथ हुई है, नो सूनर, और नो सूनर के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी गिवन है, हैड। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो उसके साथ हम वर्ब के फॉर्म कौन से यूज करेंगे, दैट इज अ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, हैड द यूरोपियन यूनियन कंक्लूड, सो कंक्लूड की जगह पे बेसिकली क्या आना चाहिए, दैट इज अ कंक्लूडर। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर बी। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो दीज आर सम मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामेटिकल रूल जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो ईडियम है उनको डिस्कस किया था। सो अगर आपके कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो फॉर मोर अपडेट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच।